तो आइए आज नया टॉपिक पढ़ते हैं, दैट इज फ्लूइड्स। तो इस टॉपिक में आपको सबसे बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी प्रेशर, डेंसिटी, वॉल्यूम। इन तीन टॉपिक को समझने के बाद आप नेक्स्ट कुछ टॉपिक में विस्कोसिटी, इलास्टिसिटी और स्पेसिफिक ग्रेविटी। स्पेसिफिक ग्रेविटी इज नथिंग बट रिलेटिव डेंसिटी, इसको समझ सकते हैं। ठीक है, स्पेसिफिक ग्रेविटी को मिसनोमर भी बोला जाता है। मिसनोमर मतलब सुनने में कुछ अलग नाम है और काम तो डेंसिटी वाला ही है, और ग्रेविटी का इसमें कुछ लेना देना नहीं है। ठीक है, इसलिए इसको मिसनोमर बोला जाता है। तो इस टॉपिक को समझने के लिए बेसिक डेफिनेशन के साथ जाते हैं, दैट इज फ्लूइड्स क्या है। फ्लूइड्स हमें पता है कि जो भी कुछ चीज बहती है ना, मतलब फ्लो करती है, उसको हम फ्लूइड्स बोलते हैं। तो फ्लो क्या करता है? लिक्विड भी फ्लो करता है, बहता है लिक्विड, और गैसेस भी। तो फ्लूइड्स लिक्विड्स और गैसेस दोनों होती है। तो जनरली हम लोग जो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं तो लिक्विड को मान लेते हैं, है ना, क्योंकि फ्लो करने वाला। गैसेस को हम लोग फ्लूइड नहीं मानते, मोस्टली दिमाग में ऐसा कुछ रह जाता है हमारे। ठीक है, पर ऐसा नहीं है। जब भी हम फ्लूइड्स इन जनरल बात करेंगे, हम लिक्विड और गैसेस दोनों की बात करने वाले। ठीक है, तो substances that can flow and does not have a shape of its own, तो क्या करेगा? उसका खुद का शेप नहीं है और वो फ्लो भी कर रहा है, तो क्या होने वाला है? शेप ऑफ द कंटेनर ले लेगा, है ना। लिक्विड मोस्टली विल टेक द शेप ऑफ द कंटेनर। ठीक, तो फ्लूइड्स अगर रुके हुए हैं तो उनको हम बोलेंगे स्टैटिक्स। तो हम क्या पढ़ेंगे इसमें? फ्लूइड स्टैटिक्स या हाइड्रोस्टैटिक्स। तो इसको हम बोल सकते हैं हाइड्रोस्टैटिक्स। ठीक, अगर फ्लूइड्स फ्लो कर रहे हैं विथ रिस्पेक्ट टू कंटेनर, ऑब्वियसली जिस कंटेनर में रखा गया है, सपोज किसी पाइप में रखा गया है, वहां फ्लो हो रहा है, या फिर किसी एंटिटी को मान रहे हैं हम, कंटेनर को जिसमें लिक्विड फ्लो हो रहा है, तो वहां पर हम फ्लूइड डायनेमिक्स को कंसिडर करेंगे। तो ये हो जाएगा हाइड्रो डायनामिक्स। ठीक है, तो जब भी हम हाइड्रोस्टैटिक्स या हाइड्रोडायनामिक्स की बात करेंगे, तब हमें कुछ चीजें पता होनी चाहिए, जैसे प्रेशर क्या होता है, डेंसिटी क्या होता है, वॉल्यूम क्या होता है। ठीक है, तो इन बेसिक चीजों को थोड़ा हम इस पहले वीडियो में देखेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। तो बेसिक कंसेप्ट है थ्रस्ट एंड प्रेशर। तो थ्रस्ट ही क्यों? जब हम फोर्स की बात कर सकते थे तो फोर्स कुछ भी हो सकता था, लेकिन थ्रस्ट क्या है? इज नथिंग बट परपेंडिकुलर फोर्स। राइट, परपेंडिकुलर फोर्स की बात करें तो परपेंडिकुलर फोर्स की ही बात क्यों करते हैं? जैसे कोई सॉलिड है, सरफेस पे रखा हुआ है, तो फोर्स कहां अप्लाई कर रहा है? जो भी सरफेस इन कांटेक्ट आ रहा है इससे, उससे, है ना, फोर्स लग रहा है। तो इट इज द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट जो इस सरफेस पे लगेगा। तो वेट कैसा है हमेशा? तो फोर्स इज ऑलवेज कैसा? परपेंडिकुलर टू द सरफेस, है ना। तो यहां पर ये फोर्स का डायरेक्शन हमेशा परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, बार बार लिख रहा हूं मैं वही, क्योंकि इसका क्या इंपॉर्टेंस है। चलो सॉलिड में तो ये हमको समझ गया, पर अगर लिक्विड में, अगर कोई कंटेनर है, ठीक है, कंटेनर में लिक्विड भरा हुआ है, ठीक है, फ्लूइड बोल रहा हूं मैं इन जनरल, अगर लिक्विड भी है, गैस भी है, तो ये जो फ्लूइड है इस कंटेनर के साथ अगर कांटेक्ट में आता है, तो कंटेनर के साथ कैसा बिहेव करेगा? तो यहां पर भी जो फोर्स एक्सर्ट कर रहा है बाय द फ्लूइड्स ऑन द वॉल ऑफ द कंटेनर, जो भी वॉल कंटेनर पे जो भी फ्लूइड लग रहा है, वो फोर्स का डायरेक्शन भी हमेशा परपेंडिकुलर होगा। अगर मैं इसको अच्छी तरह से रिप्रेजेंट करूं तो मैं ये बोल सकता हूं कि फ्लूइड्स भी हर एक सरफेस के साथ कैसा होगा? परपेंडिकुलर फोर्स लगाएगा। ठीक है, जो भी वॉल के साथ
सरफेस के साथ कांटेक्ट में है। तो हम यहां पर लिख सकते हैं कि फोर्स एक्सर्टेड बाय फ्लूइड कैसा होता है ना, इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द वॉल्स एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट बोल सकते हैं, या फिर फोर्स एक्सर्टेड बाय फ्लूइड्स इज परपेंडिकुलर टू द वॉल्स। ये भी बात आपको ध्यान में रखनी चाहिए। तो जब भी हम प्रेशर या फोर्स की बात कर रहे हैं इस टॉपिक में, वो परपेंडिकुलर ही होगा एट एवरी पॉइंट, जहां पर भी कांटेक्ट आता है, जहां पर कांटेक्ट आ रहा है, यहां पर नहीं, बीच में नहीं। ठीक है, समझ में आया आपको? तो आप इन सारे कॉमन बातों को ध्यान में रखो। फिर जब भी हम प्रेशर की बात करते हैं तो प्रेशर मतलब फोर्स अप्लाइड पर यूनिट एरिया। ठीक है, तो यहां पे हमको पता है कि ये फोर्स मतलब थ्रस्ट है अपना। तो सॉलिड में तो हमको समझ में आता है, चलो कहीं पे भी फोर्स का डायरेक्शन हमको मिल जाएगा। ठीक है, लिक्विड में हमें कंसिडर करना है कि हमेशा राइट एंगल्स पे होगा लिक्विड या फ्लूइड जिस भी सरफेस पे रेस्ट कर रहा है। ठीक है, क्योंकि टेंजेंशियल फोर्स सस्टेन नहीं करेगा। देखो अगर मैं कंटेनर में, क्योंकि लिक्विड ने या फ्लूइड ने कंटेनर का शेप ले लिया, ठीक है, अगर मैं यहां पर फोर्स देने जाऊं, ठीक है, टेंजेंशियल फोर्स देने जाऊं इस लिक्विड को, तो क्या हो जाएगा, लिक्विड का शेप चेंज होने लगेगा। अगर लिक्विड यहां से फोर्स लेता है तो लिक्विड मूव करेगा ना। ठीक है, तो अब जब भी हम हाइड्रोस्टैटिक्स पढ़ रहे हैं, अब हम क्या पढ़ रहे हैं, स्टैटिक्स पढ़ रहे हैं अगर, तो हमें यह पता है कि लिक्विड हमेशा रेस्ट पे होना चाहिए। ठीक है, तो यहां पर जब भी हम बात करेंगे वो हमेशा थ्रस्ट होगा, राइट एंगल पे होगा, और वहां पर कभी भी टेंजेंशियल फोर्स की बात नहीं होगी। ठीक है, समझ में आया? क्योंकि लिक्विड कैन नॉट रेस्ट और कैन नॉट सस्टेन अ टेंजेंशियल फोर्स। ठीक है, आप यहां पर लिख सकते हो कि इट कैन नॉट सस्टेन टेंजेंशियल फोर्स। समझ में आएगा आपको? तो जब भी आपको ऐसा कुछ दिखे तो आपको पता ही होना चाहिए कि हम थ्रस्ट की बात कर रहे हैं, परपेंडिकुलर फोर्स की बात कर रहे हैं। ये बेसिक फंडामेंटल है, क्योंकि हम स्टैटिक्स की बात कर रहे हैं स्टार्टिंग में। ठीक है, तो अब प्रेशर की बात करेंगे तो प्रेशर का यूनिट क्या हो जाएगा, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और इसी का नया नामकरण दिया हमने, क्या, पास्कल। ठीक है, तो पास्कल के लिए स्मॉल सिंबल है, दैट इज पा, पी कैपिटल ए स्मॉल। ठीक है, पी कैपिटल ए स्मॉल होना चाहिए क्योंकि साइंटिस्ट का नाम है। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको अगर समझ गई है तो फिर आप अब आगे बढ़ सकते हैं। सो ऐसा यूनिट हो गया आपका सीजीएस यूनिट। आप क्या लिखोगे प्रेशर का, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, तो क्या हो जाएगा, डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसको हम कुछ बुक्स में इंटरनेशनल ऑथर्स के बैरी भी बोलते हैं, या ऐसा लिखा हो गया है कहीं पे बा, है ना। तो सीजीएस यूनिट हमको मिला, ठीक, डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। फिर हमको ये पता है कि जब भी हम प्रेशर की बात करते हैं तो प्रेशर इन फ्लूइड्स, तो हमें पता है कि प्रेशर कहाँ ज्यादा होगा कहाँ नहीं, उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। कि चलो कोई कंटेनर है, उस कंटेनर में लिक्विड भरा हुआ है, ठीक है, तो अगर मैं इसके 3 पोजीशन पे होल्स करूं, एक यहां कर दिया, ठीक, एक थोड़ा बड़ा निकालता हूं, ये कंटेनर है अपना, ठीक है, इसमें हमने लिक्विड भर दिया। तो इस कंटेनर के अंदर अगर मैं
यहाँ एक होल कर दूँ, यहाँ एक होल कर दूँ, यहाँ बीच में एक होल कर दूँ, ठीक है। तो इसको मैं ए बोलता हूँ, इसको मैं बी बोलता हूँ, इसको मैं सी बोलता हूँ। तो सबसे ज्यादा फोर्स पानी का कहाँ पे होगा, मतलब क्या बोलते हैं, पानी बाहर जोर से किस होल में से निकलेगा, ठीक है। ये आपने बचपन में खेला भी होगा, वो प्लास्टिक के बैग में पानी भर के, है ना। तो आपको ये एक्सपीरियंस होगा कि बॉटम वाले इससे ज्यादा पानी निकल रहा है, फिर सेकंड नंबर पे बी रहेगा, सबसे कम फ्लो पानी का कहां से निकलेगा, सी से निकलेगा, ठीक है। तो ये बचपन में हमने एक्सपेरिमेंट किया था। इससे हमको समझता है कि ए बी और सी में प्रेशर पी पे, ए पे सबसे ज्यादा प्रेशर है, बी पे उससे कम, और सी पे सबसे कम, ठीक है। तो प्रेशर डिफरेंस तो हमको समझ गया कि लेवल के हिसाब से प्रेशर डिफरेंस तो हमने देखा ही है, ठीक है। तो इसको हम साइंटिफिकली देखेंगे कैसा होता है। तो अगर प्रेशर की बात कर रहे हैं तो हमें एटमॉस्फेरिक प्रेशर को भी डिस्कस करना चाहिए। एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है, प्रेशर एक्सर्टेड बाय द एटमॉस्फेयर। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो ये हमारा अर्थ है, और उसके आजू बाजू में एटमॉस्फेयर का गोला है, वेरियस लेयर्स है। हमने देखा था लास्ट टॉपिक में कि स्ट्रेटोस्फियर है ना, ट्रोपोस्फियर, ये सारी लेयर्स है जहां पर डिफरेंट डेंसिटीज ऑफ गैसेस है। तो एज वी गो अबाउ द सरफेस ऑफ द अर्थ, जैसे हम अर्थ के सरफेस से ऊपर जाएंगे इस तरफ, तो क्या होगा, एटमॉस्फेयर की लेयर्स कम प्रेशर एक्ट करेंगे। मतलब अगर मैं बोलूं कि यह अर्थ का सरफेस है, तो इसको सारे डायरेक्शन से क्या हो रहा है, प्रेशर एक्सर्ट हो रहा है बिकॉज ऑफ एटमॉस्फेरिक गैसेस, ठीक है। तो ये फ्लूइड है, तो इसीलिए हमको बहुत सारे टर्म्स एंड कंडीशन पे वर्क करना पड़ता है। तो माउंट एवरेस्ट अगर आप चढ़ रहे हो तो लोग इजीली वहां पर सस्टेन नहीं कर पाते हैं, वहां पर बहुत सारे दिन तक रहना पड़ता है बेस कैंप में, फिर आपको आदत पड़ जाती है, क्योंकि आपके लंग्स और आपकी बॉडी को एडप्ट होना पड़ता है अकॉर्डिंग टू द नेचुरल कंडीशंस, ठीक है। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर हमें अगर सी लेवल पे निकालना है, सी लेवल मतलब क्या, जमीन लेवल, सरफेस ऑफ द अर्थ, है ना, जहां पर समंदर शुरू होता है ना, जहां पे सी शुरू होता है तो वहां पर सी लेवल। तो आपने एटमॉस्फेरिक प्रेशर को जैसे जैसे आप ऊपर चढ़ेंगे वैसे वैसे एटमॉस्फेयर प्रेशर कम होता जाएगा। इसीलिए माउंट एवरेस्ट चढ़ते समय या पहाड़ चढ़ते समय आपको बोला जाता है कि लो हार्ट रेट लेने के लिए आप कुछ दवाई खा लो या अडप्ट हो जाओ एटमॉस्फेयर से, क्योंकि आपके लंग्स में जो एयर जाएगी वो शायद सफिशिएंट नहीं होगी आपके बॉडी को प्रोवाइड करने के लिए, ठीक है। सो इसके लिए कैलकुलेट करने के लिए हम बैरोमीटर नाम का इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं। तो बैरोमीटर कैसे बनाएंगे आप घर पे, अगर बैरोमीटर आपको बनाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, है ना, वहां पर जो भी प्रेशर मिलेगा हमको, ठीक है, उसके बारे में बात करते हैं। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के लिए हम जब बैरोमीटर बनाएंगे उसमें जो इंडिकेशंस आएगा उसको भी हम एक यूनिट मानते हैं टू मेजर द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। उसको हम लोग बोलते हैं 1 atm। 1 atm एज एक एटमॉस्फेयर, मतलब जो प्रेशर होता है ना, वो होता है 760 मिलीमीटर्स ऑफ Hg। ये क्या है, ऐसे अजीबोगरीब टर्मिनोलॉजीज, ये भी हम देख लेंगे। या फिर इसको भी ऐसे ही लिख सकते हैं 76 मिलीमीटर मतलब 76 सेंटीमीटर्स ऑफ Hg। Hg क्या होता है, मर्क्यूरी, राइट। या फिर 1 एटमॉस्फेयर की वैल्यू कितनी होती है, 1.013 इंटू 10⁵ पास्कल, ठीक। तो आप डायरेक्टली इसको 10⁵ पास्कल लिख सकते हैं। तो ये टर्मिनोलॉजीज क्या है एग्जैक्टली, इसको थोड़ा डिटेल में भी देख लेंगे हम लोग, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आप लिख सकते हो, है ना, 1 एटमॉस्फेयर इज दिस मच, या इसको हम लोग बोलते हैं 1 बार। क्या बोलते हैं इसको, 1 बार। 1 बार क्यों, ये बैरोमीटर का बार ले लिया आपने, समझ में आया।
तो आप इन टर्मिनोलॉजी से फेमिलियर हो जाओ पहले, ठीक है। तो 1 बार इज नथिंग बट 10⁵ पास्कल, ठीक है। और एक नया कैलकुलेशन इसमें एक टॉर भी होता है जिसको हम आगे चल के देखेंगे, ठीक है। समझ में आई बात? तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर में भी बैरोमीटर वगैरह कैसे बनाना है वो देखते हैं हम लोग, ठीक। तो अगर हम प्रेशर को फ्लूइड में एक्सर्ट करना चाहते हैं तो एक कंटेनर लेते हैं, कंटेनर के अंदर फ्लूइड भर दिया एंड फ्लूइड का डेंसिटी है रो, ठीक है। डेंसिटी ऑफ फ्लूइड दिया गया है। अब मुझे पता है कि प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स दैट इज थ्रस्ट अपॉन एरिया, ठीक है। तो अब मुझे ये भी पता है कि यार लोअर लेवल पे ज्यादा प्रेशर था और जैसे जैसे मैं ऊपर जा रहा हूं, है ना, लेवल इंक्रीज हो रहा है तो प्रेशर कम होगा। ये हमने एटमॉस्फेरिक प्रेशर में भी देखा कि आप जितना जितना ऊपर जाओगे लेयर्स कम कम होती जाएगी। तो हम पानी की एक एक लेयर को अगर पकड़े, ठीक है, ये पढ़ेंगे आप विस्कोसिटी में कि लेयर फॉर्मेशन हो जाता है, ठीक। तो जैसे जैसे आप ऊपर जा रहे हो प्रेशर कम हो रहा है। आपने देखा होगा स्विमिंग टैंक में भी, स्विमिंग टैंक में क्या होता है, जितना आप डेप्थ में जाओगे उतना ज्यादा प्रेशर फील करते हैं और कान दर्द देने लगते हैं, है ना, या फिर वहां पर पानी का वेट महसूस होता है ऊपर जाओगे तो, नीचे जाओगे तो जितना आप डेप्थ तक जाओगे, जितना आप डेप्थ में जाओगे उतना आपके लिए ज्यादा प्रेशर होगा। इसीलिए बहुत बार समंदर की गहराई तक नहीं लोग स्विम कर पाते। जैसे हम बोलते हैं कि जो सबमरीन्स होती है, सबमरीन्स को क्लियर इंस्ट्रक्शन होता है कि कितना डेप्थ तक जाना है, फैदम में मेजर करते हैं उसको, है ना। डेप्थ ऑफ ओशन में ये यूनिट यूज कर किया जाता है फैदम, कि डेप्थ कितना है। तो अगर आप समंदर में जाओगे सबमरीन को लेके तो क्या हो जाएगा, सबमरीन यहां पर है सपोज, ठीक। तो आप जितना डेप्थ तक जाओगे फिर उस सबमरीन के ऊपर के जो पानी का लेयर है वो भी उस पर वेट क्या करेगी, थ्रस्ट लगाएगी, वेट लगाएगी, उसके ऊपर वेट एक्सर्ट करेगी और वेट की वजह से क्या होगा, ये इतना प्रेशराइज हो जाएगा सबमरीन कि वो कभी ऊपर आ ही नहीं पाएगा। तो एक सर्टन डेप्थ तक ही सबमरीन का स्ट्रक्चर होता है। इसीलिए सबमरीन को डिजाइन करते वक्त वो कितना डेप्थ तक अंदर जा सकता है उसका स्पेसिफिकेशन होता है, डेप्थ पे डिपेंड करता है। जो ज्यादा डेप्थ तक जाएगा वो एनिमीज से उतना ही ज्यादा बच सकता है। या स्विमर के लिए भी अगर वो ओशन में स्विम करे या फिर किसी एकदम गहरे पानी में स्विम करे तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि कानों के पर्दे फट सकते हैं, इंजुरीज हो सकती है, स्विमिंग की इंजुरीज हो सकती है जहां पर आपके बॉडी में ज्यादा प्रेशर हो जाए और फिर शायद कुछ रप्चर हो जाए, है ना। वही हम लोग देखते हैं। तो जैसे ही हम लोग बोलते हैं कि एटमॉस्फेयर है अर्थ का, अर्थ के एटमॉस्फेयर से अगर आप ऊपर 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 माउंट एवरेस्ट पे चले जाए तो वहां पर प्रेशर कम हो रहा है। प्रेशर कम होने की वजह से क्या होगा, आपकी बॉडी एडॉप्ट नहीं कर पाएगी, है ना। और फिर एस्ट्रोनॉट्स का भी देखा आपने, एस्ट्रोनॉट्स जाते हैं एटमॉस्फेयर के बाहर तो वो प्रेशर सूट पहन के जाते हैं। प्रेशर सूट क्यों पहन के जाते हैं, क्योंकि प्रेशर सूट अगर नहीं पहनेंगे तो बॉडी के अंदर तो फ्लूइड्स है ना, हमें ऑक्सीजन भी लेना है, तो प्रेशर बहुत ज्यादा है, ठीक है। और वैक्यूम है आजू बाजू में तो कुछ भी प्रेशर नहीं है, जीरो प्रेशर हो जाएगा। तो बॉडी हैज अ टेंडेंसी, या कोई भी चीज नेचर में हमेशा हाई प्रेशर टू लो प्रेशर फ्लो करती है। तो क्या हो जाएगा, जो भी वेन्स या फिर ब्लड की वेसल्स है वो सारी की सारी रप्चर हो जाएंगी और एस्ट्रोनॉट्स
वैसे ही उनकी डेथ हो जाएगी। इसीलिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर प्रेशर सूट्स पहनते हैं। क्या पहनते हैं? प्रेशर सूट पहन के एस्ट्रोनॉट निकलते हैं, ठीक है। और जब एरोप्लेन में भी हम बैठते हैं तो हमारे कान पॉप आउट हो जाते हैं। जैसे एरोप्लेन जमीन पे था और जैसे टेक ऑफ लेके आसमान में प्रॉपर स्टेबल हाइट पे अगर पहुंच गया तो हमारे कान पॉप आउट हो जाते हैं। हम एक्सपीरियंस करते हैं, हमारे कान ऐसे बाहर की तरफ निकलते हैं, पॉप आउट हो जाते हैं, क्योंकि जमीन पे जितना प्रेशर था उससे कम प्रेशर उस लेवल पे है। इसीलिए एरोप्लेन की भी कैबिन्स जो होती है, एरोप्लेन की कैबिन्स जो होती है वो कैसी होती है? प्रेशराइज कैबिन्स होती है ना। तो प्रेशर डिफरेंस हमारी लाइफ में बहुत सारे फिनोमेनस लेके आता है। इसको बस हमें फंडामेंटल तरीके से समझना है, ठीक है। बहुत डिफिकल्ट नहीं है, पर इजी है, और इससे बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो सकते हैं। मैं बताता हूं कैसे। आपने थ्री इडियट्स मूवी देखी है? तो थ्री इडियट्स मूवी जिस इंसान पे बनी हुई है उस इंसान का नाम है सोहम वांगचुक। क्या नाम है उनका? आपने देखा होगा, वो लद्दाख के हैं। लद्दाख में बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट मैं ऐसे ही आज डिस्कस कर रहा हूं ताकि आप लोगों को मजा आए थोड़ा सा, ठीक है। तो सोहम वांगचुक, सोनम वांगचुक, सॉरी, सोनम वांगचुक साहब एक इनोवेटर है जिनको रोलेक्स अवार्ड फॉर इनोवेशन मिला हुआ है। बहुत सारा मुझे लगता है मैग्सेसेस भी उनको मिला है। तो इन्होंने क्या किया, ये प्रेशर डिफरेंस का सिंपल कंसेप्ट लगा के, वो लद्दाख से आते हैं। लद्दाख उनका होम टेरिटरी है। लद्दाख को कोल्ड डेजर्ट बोला जाता है। क्या बोला जाता है? कोल्ड डेजर्ट, ठीक है। तो लद्दाख में बहुत सारे माउंटेन रेंजेस है, हिली रेंजेस है ना, पहाड़े पहाड़े हैं। और 6 मंथ तक कनेक्टिविटी नहीं रहता इंडिया का, मेनलैंड इंडिया का लद्दाख के साथ 6 महीने तक कंडक्टिविटी, मतलब कनेक्टिविटी इसलिए नहीं रहता क्योंकि रोड नहीं है और स्नोफॉल होने की वजह से ये सब होता है। तो यहां पर ड्यू टू क्लाइमेट चेंज, की वजह से क्या हुआ कि बहुत सारा ग्लेशियर समर में ही, जो आइस कैप्स होते हैं माउंटेन्स के ऊपर, वो समर में ही क्या हो जाते हैं? मेल्ट होने लगते हैं। और फिर इनको साल भर ईयर के एंड में या फिर बहुत सारे साल तक, महीने तक पानी नहीं मिलता। तो इन्होंने इसके लिए, सोहम वांगचुक ने ये सिंपल सा प्रेशर का कंसेप्ट लगाया, दैट इज फ्रॉम वाटर फ्लोज फ्रॉम या फ्लूइड फ्लोज फ्रॉम हायर प्रेशर टू लो प्रेशर। और उन्होंने आइस स्तूपा का कंसेप्ट बनाया। आइस स्तूपा का मतलब क्या होता है, मैं बताता हूं आपको। कि कंसेप्ट सिंपल है, कोई ज्यादा बड़ा इंजीनियरिंग मार्वल नहीं किया इन्होंने, बस कॉमन सेंस को यूज किया। और जैसे आइंस्टाइन साहब बोलते हैं ना अपने, कि इफ यू कैन नॉट सिंप्लीफाई थिंग्स यू हैवंट अंडरस्टूड इट बेटर। कि अगर आपको सिंपल चीजें सिंप्लीफाई करके आप किसी को समझा नहीं सकते या समझ नहीं सकते, तो इसका मतलब है आपको समझा ही नहीं है वो। तो इन्होंने सीधा सीधा किया कि हाई प्रेशर से लो प्रेशर, जैसे कोई टैंक है सपोज, टैंक में ज्यादा पानी भरा हुआ है और इस टैंक में कम पानी है, और मैंने क्या कर दिया, इस टैंक को इस टैंक से जोड़ दिया। घर पे भी हम करते हैं, 2 टैंक अगर करना है हमको, तो पानी फ्लो करेगा। कब तक फ्लो करेगा? जब तक दोनों टैंक क्या हो जाएंगे, इक्वल लेवल पे भरना जाए। तो नेचर क्या हमेशा सिमेट्री चाहता है। नेचर नहीं चाहता कि कोई एक बड़ा रहे और कोई एक छोटा रहे, हमेशा इक्वल चाहता है। तो ये कब तक फ्लो करेगा पानी? हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल तक। तो इन्होंने ये किया कि माउंटेन्स के कुछ हाइट तक ऐसे पाइप डाल दिए, और जहां से रिवर फ्लो करती है इन ग्लेशियर को मेल्ट करने के बाद, वो पाइप यहां से लिया और वो पाइप इस लेवल पे लाके गांव में छोड़ दिया। तो ये फ्री का पानी फ्लो करके
यहां पर आकर क्या होता है, इसका पानी जमा हो जाता है और आइस के फॉर्म में रहता है, क्योंकि लद्दाख कोल्ड डेजर्ट है तो ठंडी हवाएं बहती है, हवा के कांटेक्ट में आके क्या होता है, ये कंटिन्यूसली एक आइस के फॉर्म में रहता है पर्टिकुलर गांव में। तो इसमें बहुत सारा पानी जमा होने की वजह से जैसे जैसे फिर सीजन चेंज होता है, समर आता है, तब क्या होगा, तो ये लोग इजीली अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से अपने खेती के लिए, अपने एग्रीकल्चर के लिए इस पानी को इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये आइस स्तूपा का कंसेप्ट है ना, जैसे मोनेस्ट्रीज होती है या फिर बौद्ध विहार हम लोग बोलते हैं, उस तरह का ये स्ट्रक्चर बन जाता है, आइस स्तूपा बन जाता है। जैसे लद्दाखी बुद्धिज्म फॉलो करने वाले स्तूपा को बहुत मानते हैं, तो आइस स्तूपा का कंसेप्ट वो लेके आए, बस एक सिंपल कंसेप्ट से, प्रेशर डिफरेंस के, इससे फ्लूइड फ्लो या प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, इसके कंसेप्ट से। ठीक है, तो प्रेशर के बारे में आपको बहुत ज्यादा, मतलब मैं कंसिडर करके चल रहा हूं कि आपको पता है, और फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे इसको। ठीक है, तो अगर लिक्विड प्रेशर, अगर फ्लूइड प्रेशर आपको अच्छे से पता है तो इस टॉपिक में आपको मजा आएगा, नहीं तो फिर फंडामेंटल्स आपको पढ़ने पड़ेंगे। तो ये कंडीशन दी हुई है यहां पर, क्या, लिक्विड ऑफ डेंसिटी रो, जो एक सिलेंड्रिकल वेसल में रखा गया है, जिसका क्रॉस सेक्शन एरिया ए दिया हुआ है। ठीक है, क्रॉस सेक्शन एरिया ए एंड डी डेप्थ तक उसमें लिक्विड भरा गया है। ठीक है, तो हमें पता है कि वेट कैसे निकालना है लिक्विड का, क्योंकि वेट सारा का सारा लिक्विड कहां एग्जर्ट करेगा, बॉटम पे एग्जर्ट करेगा। ठीक है, इस बॉटम पे एग्जर्ट करेगा। ठीक, तो वेट ऑफ द लिक्विड क्या हो जाएगा, मास इनटू ग्रेविटी, बराबर। तो इसका मास निकालने के लिए आप सिर्फ डेंसिटी पता है और यहां पर वॉल्यूम पता होगा, तो कैसे लिख सकते हैं, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। तो मास इज इक्वल टू डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, राइट। तो डेंसिटी टू वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या हो जाएगा, वॉल्यूम क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन या बेस इंटू दिस हाइट या डेप्थ। तो हम लिख सकते हैं एरिया ऑफ द बॉटम इंटू डेप्थ। ठीक है, तो ये बन जाएगा हमारा मास। समझ में आ रहा है सबको, तो मास लिख सकता हूं मैं यहां पे mg, तो क्या हो जाएगा, रो ए डी जी। ठीक है, दिस इज द वेट ऑफ द लिक्विड। वेट मतलब मैं थ्रस्ट बोल देता हूं इसको, दैट इज फोर्स। तो फोर्स मिल गया हमें। ठीक, अब पता ही है प्रेशर अगर किसी का भी निकालना है तो हम क्या लिख सकते हैं, प्रेशर इज नथिंग बट फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स मतलब परपेंडिकुलर फोर्स, दैट इज रो ए, दैट इज डेप्थ, एंड जी डिवाइडेड बाय ए। तो ए और ए कैंसिल हो जाएगा, यहां पे क्या बचेगा, डी रो जी। ठीक है, तो प्रेशर इन फ्लूइड जो हमको मिल रहा है ना, ऑन द बेस ऑफ द वेसल। ठीक है, वो प्रेशर क्या होगा, डेप्थ, कितना डेप्थ तक लिक्विड भरा हुआ है, डेंसिटी एंड ग्रेविटी, मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। समझ में आ रहा है। तो प्रेशर इन फ्लूइड्स कैन बी गिवन एज डी रो जी भी बोल सकते हैं, या फिर एच भी बोल सकते हैं। इसको एच से भी डिनोट कर दिया कि कितना हाइट तक पानी भरा हुआ है, कितना, है ना, उसके ऊपर सारा फैक्टर्स डिपेंड करेगा। समझ में आया आपको। तो यही हमारे पास फ्लूइड्स का प्रेशर लिखने के लिए ये बेसिक इक्वेशन या बेसिक फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे हर चीज में। अब सारे फैक्ट्स आपको पता होने चाहिए। तो मैंने दो स्टेटमेंट्स लिखे हैं यहां पर। हमें यहां पर पता है कि प्रेशर डिपेंड्स अपॉन द हाइट, डेंसिटी एंड द ग्रेविटी। ठीक है, इस कंटेनर को मैं सीधा सीधा बना लेता हूं क्योंकि कुछ आपको अलग दिखेगा तो। ठीक है, सो हमारा बॉटम है, उसका एरिया है, सिलेंड्रिकल था इसलिए मैंने गोल बनाया था। तो डेंसिटी और हाइट दिया हुआ है, तो हम यहां पर लिख रहे हैं कि लिक्विड
एट रेस्ट एक्सर्ट प्रेशर इन ऑल डायरेक्शन। तो अगर यहां पर वाटर मॉलिक्यूल है तो वो हर डायरेक्शन में क्या करेगा, प्रेशर एक्सर्ट करेगा। ठीक है, तो यहां पर उसका एक स्पीयर ऑफ या बबल ऑफ इन्फ्लुएंस बन जाता है, एक उसका एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस बन जाता है। ठीक है, तो हम बोल रहे हैं कि प्रेशर सारे डायरेक्शन में होता है। फिर एट अ पर्टिकुलर लेवल हमने बोला था कि नीचे आप होल करोगे, ऊपर मिडल पोर्शन में करोगे, ऊपर करोगे तो सबसे ज्यादा प्रेशर नीचे वाले होल पे होगा। ठीक है, तो जब भी हम ऐसा बोलते हैं तो इसका मतलब है लेवल के हिसाब से प्रेशर चेंज होता है। इसका मतलब है कि एट वन लेवल आपको वन प्रेशर मिलेगा, वन लेवल वन प्रेशर। तो इससे हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं कि प्रेशर एक स्केलर क्वांटिटी है। किससे कंक्लूड करेंगे, पहले इससे कि प्रेशर एक तो सारे डायरेक्शन में लग रहा है इक्वली। ठीक है, क्योंकि एक स्पीयर ऑफ इन्फ्लुएंस देखिए एक मॉलिक्यूल का दूसरे मॉलिक्यूल से, तो हम क्या बोल रहे हैं कि वो सारे मॉलिक्यूल्स पे इक्वल प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है। प्रेशर इज एक्सर्टेड इक्वली। बराबर, ठीक, इन ऑल डायरेक्शंस। तो अब एक स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं है ना। तो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर में हम जब भी अब ये बात करेंगे कि अगर प्रेशर एट रेस्ट है तो रुका हुआ है ना, सो प्रेशर सारे डायरेक्शन में लग रहा है, तो प्रेशर इज अ स्केलर क्वांटिटी। लेकिन अब डायरेक्शन तो है, तो स्केलर क्यों बोले, तो ऐसे क्वांटिटीज को हम टेंसर क्वांटिटी बोलते हैं। लेकिन टेंसर अपने को है नहीं ज्यादा, इसीलिए हम इसको स्केलर भी लिख सकते हैं। लेकिन अगर ऑप्शंस दिखा आपको स्केलर, टेंसर या बोथ, तो आप बोथ लिखेंगे, क्योंकि टेंसर ऐसी क्वांटिटीज होती है जैसे हम लोग वेक्टर, मतलब हम लोग अलजेब्रा पकड़ते हैं, तो एक अलजेब्रा होता है सिंपल मैथमेटिक्स वाला अलजेब्रा और एक होता है वेक्टर अलजेब्रा। वेक्टर अलजेब्रा है ना। तो रूल्स ऑफ नॉर्मल अलजेब्रा जो भी होते हैं हम लोग तो हर जगह अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन वेक्टर अलजेब्रा सिर्फ वेक्टर क्वांटिटीज को लगता है। लेकिन अब ऐसी क्वांटिटी जिसका डायरेक्शन तो है पर उसके कैलकुलेशन के लिए कोई एक स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं हमें पता, तो हम उसको स्केलर मान रहे हैं। तो ऐसे सारे क्वांटिटी जो डायरेक्शन तो दिखाती है पर उनका एडिशन या उनका मैथमेटिक्स नॉर्मल अलजेब्रा से सॉल्व हो सकता है, इस क्वांटिटी को हम टेंसर क्वांटिटीज बोलते हैं। जैसे इलेक्ट्रिक करंट मान लो, करंट, तो करंट के लिए डायरेक्शन तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि इस डायरेक्शन में जा रहा है कि उस डायरेक्शन में जा रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड भी बहुत चेंज होती है। सो करंट में डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है, लेकिन उसका सारा मैथमेटिक्स नॉर्मल अलजेब्रा से सॉल्व होता है, तो इसलिए करंट भी एक टेंसर क्वांटिटी। ठीक है, मतलब डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है पर उसका मैथमेटिक्स नॉर्मल अलजेब्रा से सॉल्व होगा, वेक्टर अलजेब्रा की जिसको जरूरत नहीं है, ऐसी क्वांटिटीज को हम टेंसर क्वांटिटीज में डालते हैं। समझ में आया क्या आपको? प्लीज आप इनको स्टडी करो, ये बेसिक चैप्टर था आज का। नेक्स्ट टॉपिक में मिलते हैं।